सबसे पहले सॉरी तो ये टेस्टिस का जो डायग्राम है ना, ये वाला एलएस। तो ये वाला डायग्राम आपको पहला तो इसी में, साथ में एनसीईआरटी बुक रखिए, ठीक है। यस ये सर। है ना, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम कई बार ही पूछा गया और डायग्राम अभी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पहले तो ये डायग्राम याद रखेंगे। तो ये वाला डायग्राम याद रखेंगे, मैं आपको ब्रीफ करते जाता हूँ एक एक, है ना। देखो, तो हमें पता है कि ये बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनेरिस बोलते हैं, है ना। उसके अंदर बात, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ट्यूनिका एल्बिजिनेजिया हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे ये चैम्बर्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनको बोलते हैं। कितने नंबर होते हैं, लिखाया था मैंने सर 250 to 300। वेरी गुड, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके अंदर सेमी फिनिश्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो इनर वाली जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर कौन सी सेल्स है जिनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन बताएगा। सर स्पर्मेटोगोनिया। टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू में कौन से ह्यूमन टिश्यू है। अंदर तो आपके सर सर्टोली सेल्स होते हैं और आपके स्पर्मेटोगोनिया होता है, और बाहर आपके लीडिक सेल्स। समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये एपिथेलियल सेल में कौन सी एपिथेलियल सेल, आप बताओ। चलो, क्यूबॉइडल, ठीक है ना, याद रखना। ओके सर, यस सर, ओके। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन किससे होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से होगा, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से होगा, वो निकल करके। अच्छा, ये जो इसकी मैंने आपको टीएस दिखाई थी, ठीक है ना। फिर देखो, वो जाकर के अब ये नेटवर्क बनाती है, इसलिए उसको रेट टेस्टिस बोलते हैं। रेट मतलब नेटवर्क, तो रेट टेस्टिस बोलते हैं, नेटवर्क बनाती है। इसके बाद इफरेंट डक्ट, मतलब इफरेंट का मतलब ही होता है जो बाहर की तरफ किसी चीज को भेजे, तो उसको हम इफरेंट बोलते हैं। इफरेंट डक्ट्स हो गए। यहाँ पर हेड ऑफ एपिडाइडाइटिस, यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए जो स्पर्म होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और फिर आगे वो ये आगे की तरफ वॉस डिफरेंस से होते हुए निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम आप याद रखिएगा। क्लियर है ना सबको, ठीक। यस सर। अब दूसरा वाला जो डायग्राम आपको याद रखना है, तो टिक करते जाओ। दूसरा वाला जो डायग्राम आपको याद करके रखना है, वो दूसरा वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी कई बार पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूँ। बेहतर डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पर, है ना। ये टेस्टिस का जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, देखो इसका टीएस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ट्रांसफर सेक्शन, टीएस इसका ट्रांसफर सेक्शन में। अब साथ जिसकी आप बात कर रहे थे, है ना, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, है ना, जिसको हमने कहा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती हैं, वही में उनमें से क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ सेल्स स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। न्यूक्लियस इनकी लार्ज हो जाती है ना, और इनमें ज्यादा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और न्यूट्रिशन इकट्ठा हो जाता है। ऐसे करके यही डिफरेंस होता है नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और स्पर्मेटोगोनियम में। फिर स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती हैं। स्पर्मेटोसाइट अगेन स्पर्मेटोसाइट सेकंड स्टेज में चली जाती है, फिर वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती है ना। और इनके बीच बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स है जिनको सर्टोली सेल्स हम लोग बोल रहे हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इनका फंक्शन होता है। और इन्हीं सर्टोली सेल में इनका ये जो स्पर्मेटिड्स है, इनके जो हेड होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, धसे हुए होते हैं। बाद में ये इसे रिलीज हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। स्पर्म का डायग्राम है ना, स्पर्म। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम कई बार पूछा गया, ये वाला डायग्राम, राइट। तो आपको ये वाला डायग्राम को ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनली ये आपके स्पर्म का डायग्राम है, हाँ, ये स्पर्म का डायग्राम है। तो स्पर्म के डायग्राम में सिंपली ऊपर वाला जो पार्ट होता है एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इकट्ठा करता रहता है। ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये इसकी सेंट्रियोल यहाँ पर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ नेक वाला पार्ट होता है।
अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 24 घंटे तक से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करा पाते हैं, इसीलिए स्पर्म की जो लाइफ होती है 24 आवर्स होती है। आफ्टर 24 आवर्स इस माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें मोटिलिटी खत्म हो जाती है, स्पर्म डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में दूसरा आपको याद यस रखना है। सर। क्लियर? ठीक। एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन भी ढूंढ लेने दो, खोल लेने दो। ये वाला डायग्राम पूछा गया। और चलो मैं पहले सब एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन उसके बाद में क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर बताते हैं कौन कौन से पूछे गए। ये जो मैं बताता जा रहा हूँ तो ऑलरेडी पूछे हुए है ना। और उसके बाद फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। फिर दोनों का, अच्छा एक चीज और, ओवरी का जो डायग्राम है ना, ओवरी का टीएस का ये डायग्राम भी आता है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना टीएस ये टेस्टिस वाला इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ ये वाला डायग्राम आ गया, ओवरी का डायग्राम किधर, ये वाला लेटरल सेक्शन ऑफ मैमेलियन ओवरी। तो पहला डायग्राम टेस्टिस का, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तीसरा ये मैमेलियन ओवरी का जो डायग्राम, ये इजी है कंपैरेटिवली, और ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है ना। देखो, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये एक ओवरी हो गई, और अल्टरनेटिवली अल्टरनेट फॉर्म में मंथ में ओवरी एग सीक्रेट करती है। अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से सीक्रेट हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी से सीक्रेट होगा, है ना, ऐसे सीक्रेशन होगा। ठीक है, और अब देखिए ये हो गई यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जो यहाँ पे आती हैं। अब उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल्स हो गई। प्राइमरी फॉलिकल हमको पता होता है कि ग्रो करती हैं और ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ग्रोइंग फॉलिकल में एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, या आपकी न्यूक्लियस हो गई, एग जिसको, इसके अराउंड ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एग कहते हैं। और यहाँ पर बीच में कुछ ग्रेनुलर सेल्स होती हैं जो डिसॉल्व हो जाती है, एंट्रम का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल होती है उसमें एक लार्ज सा एंट्रम दिखाई देता है, फिर ये आपका एग दिखाई देता है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन लेकर के आती हैं, हार्मोन्स लेकर के आती हैं, साथ में क्या करती हैं कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर ले आने का काम करती हैं। उसके बाद 14th डे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एग रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर हो जाता है तो एग और एग के साथ चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं, वो लगी हुई होती है, चिपको होती हैं, जिनको कि हम जोना ग्रैनुलोसा, ठीक है, कहते हैं। तो ग्रैनुलर एग्स ये लेयर होती है जो चिपकी हुई होती है, और 14 डे में ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओवम 2 से 3 दिन तक सर्वाइव करता है, लेकिन अभी साइंटिस्टों का मानना है कि 24 आवर्स की इसकी विटेलिटी होती है, मतलब वाइटल होता है, प्रॉपर फंक्शनल होता है। इसके बाद इसका ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो फॉलिकल होती है, ये फॉलिकल तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर के, तो अभी देखो इस स्टेज तक, यहां तक हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एक ट्यूब के थ्रू, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके थ्रू कुछ सीक्रेट कर रही, एग का सीक्रेशन करती है। तो ग्राफियन जो फॉलिकल है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर के कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसको एंडोक्राइन कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन कहते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन हाँ, सीक्रेट करेगा। वेरी गुड, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है। अब ये सीक्रेशन का काम करती है। अब देखो, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, है ना, तो क्या होगा, ये जो आपकी कार्पस ल्यूटियम है ये लगातार फंक्शन करती रहेगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन हुई तो फाइनली आकर के डिजनरेट हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है? किसी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो 3 डायग्राम मैंने आपको बता दिए कि तीनों इंपॉर्टेंट, और डायग्राम आपके लिए इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्रोसेस की बात। ठीक है, तो प्रोसेस की बात में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रेफरेबली बोलूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis आए तो हम लोगों ने जो भी डायग्राम डिस्कस किए थे वो मैं आपको फिर से दोबारा दिखाता हूं।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस स्कीमेटिक डायग्राम को बनाएंगे। देखो, मैं आपको बहुत सही तरीका बताता हूँ बायोलॉजी में नंबर लेने, है ना? मेरी बात समझो। तो पहले डायग्राम देखो, फिर समझना। हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस, ये रहा। देखो, समझो बात को। एग्जाम में मार्क्स लेना, इट इज ऑल अबाउट आर्ट, और कंपटीशन क्वालिफाई करना, इट इज ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप ये समझो कि हमेशा थ्रू आउट लाइफ मुझसे पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, बिलीव ऑन मी, लेकिन मार्क्स मुझसे ज्यादा किसी के नहीं आते, और मैं बाकियों के कंपेरिजन में कम पढ़ता। ठीक है? बायोलॉजी में मार्क्स लेने का सबसे सही तरीका तुमको बता। सबसे पहले जब भी कोई, मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, आगे भी जितने मार्कर क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला मैंने 9-10 से लेकर के मैंने एमएससी तक, इवन एमबीए तक, मैंने आई डिड एमबीए एज वेल, मैंने मास्टर्स 2-3 बार किया है। ठीक है? एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमबीए रेगुलर तीनों किए। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि लाइक बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, ठीक है, लाइक एमबीए में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, समझो बात, मेरी बात को। जबकि एमबीए में परफॉर्म अच्छा वो करते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं। ठीक है? साइंस वाले बच्चों में खास बात होती है, वो किसी भी चीज को सिस्टमेटिक करना और किसी भी चीज को, है ना, चैनलाइज करना वो सीख लेते हैं, और चीजों को स्मार्टली और कम टाइम में कैसे किया जाए, साइंस वाले बच्चों की खास बात होती है। ये हमें पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम टीचरों से बात सीख लेते हैं कैसे करना। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज दैट काइंडली डिस्क्राइब दिस स्पर्मेटोजेनेसिस अलोंग विद डायग्राम। सबसे पहले भाई साहब एक काम करो कि सबसे पहले उसका लिखो डेफिनेशन कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है ना, टेक्निकल डेफिनेशन। ऐसे आपको बताना है उस पूरी डेफिनेशन में कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन अपने अंदर न्यूट्रिशन कलेक्ट करती हैं, और साथ में उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इनलार्ज होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, और बाकी जो नॉर्मल सेल्स होती है उनसे ऑलमोस्ट साइज इनका डबल हो जाता है। इस तरह से कुछ क्यूबॉइडल सेल्स, है ना, सम क्यूबॉइडल सेल्स, दे बिकम एज ए स्पर्मेटोगोनियम, राइट, या स्पर्म मदर सेल, है ना। एंड formation of sperm from sperm mother cell is called spermatogenesis, right? And reduction division takes place during this process. That's why from a diploid sperm mother cell, a haploid sperm cells formation or takes place। ऐसे ऐसे करके आपको लिखनी है। उसके बाद आपको कहानी नहीं लिखनी, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला डायग्राम। ऐसा कोई भी डायग्राम जो बन सकता है, जिसको मैं बार बार पूरे ड्यूरेशन में आपसे कहता है, उनको स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम हम एरो से जैसे कर करके दिखाते हैं, उनको हम स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बायोलॉजी में स्कीमेटिक डायग्राम बनाना। पहला क्या, आपके पेजेस तो बढ़ जाते हैं और टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चा रटने वाला नहीं, इसको सब कुछ पता है। ठीक है? इस स्कीमेटिक डायग्राम में आप जितनी इंफॉर्मेशन भर सकते हो भर दो। बिलीव ऑन मी, टीचर इसके आगे की कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, बस इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाए। इसके बाद इसी स्कीमेटिक डायग्राम को जो आपने दिखाया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। अदरवाइज अगर विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम आप आंसर लिखोगे तो होगा क्या, बीच के 1-2 पॉइंट मिस हो जाएंगे। अब वही तो आपके पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो वो पॉइंट जो बीच के मिस हो गए हैं, या तो आप उसको नीचे लिख दो और अपना सीक्वेंस आंसर का खराब कर लो। दूसरी चीज क्या होगी, या तो आप उसको मिस कर जाओगे तो आप अपने कंटेंट में कुछ मिसिंग कर दो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा आंसर लिखने में। तो सबसे सही तरीका क्या है, ऑलवेज मेक आउटलाइन, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम, और उसके बाद ही लिखो। डायग्राम पूछा गया है नहीं पूछा गया, बायोलॉजी का टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर किसी चीज में डायग्राम पॉसिबल है तो आप डायग्राम बनाओ। ठीक है? डायग्राम साफ सुथरे बनाइए, गंदे बिल्कुल बंद बनाइए। ठीक है? और मैं आपको एक बात और बताऊं, बायोलॉजी में कायदे से जब लिखा जाता है तो डायग्राम के हमेशा राइट साइड एरो बना के राइट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता है।
दैट इज अगेंस्ट बायोलॉजिकल रूल। कायदे से नंबर काट लिए जाने चाहिए जो लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड ऊपर नीचे एरो बना के, वो तो मैं पढ़ाता हूँ तो आपको लिख देता हूँ कि ये डायग्राम बने हुए, डायग्राम सही नहीं बना, डायग्राम गलत बना हुआ, कायदे से डायग्राम। इसीलिए आप देखो ना, हमेशा जब भी आप कभी भी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो तो लेफ्ट साइड लिखने वाला होता है, राइट साइड डायग्राम वाला होता है। बोलो होता नहीं होता, बताओ ऐसा होता ना? सर लेफ्ट साइड होती है डायग्राम वाली की, हाँ, लेफ्ट साइड डायग्राम वाला होता है और और राइट नहीं, वाला लिखने के लेफ्ट लिए। साइड डायग्राम, सॉरी, लेफ्ट साइड डायग्राम वाला पेज होता है, राइट साइड लिखने वाला पेज होता है। और ये जो पेज यस होता सर, है, ये जो पेज, इस पेज का हम राइट साइड क्या करते हैं, लिखते हैं इसीलिए, है ना? तो यस सर, हमेशा, हाँ, तो हमेशा जो एरो बना के लिखना वो आपको ऐसे ऐसे एरो बना के राइट साइड, ये बात याद रखना, कोशिश करो। यस अगर सर, अब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी में पॉसिबिलिटी नहीं तो लिख दो, वैसा नहीं करे टीचर, लेकिन प्रेफरेबली आपको वो हर चीज बता रहा हूँ जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है? एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन में कंटेंट कम लिखा है तुम्हारे पास, तुम्हें आंसर लिखना है और तुम्हारे पास कंटेंट कम है, बढ़ाने के लिए कहानी लिखनी पड़ेगी, डोंट राइट दैट काइंड ऑफ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, कहानी नहीं लिखो, बुलेट के फॉर्म में लिखो, है ना, पॉइंट्स के फॉर्म। अगर आपको लगेगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 8 पॉइंट लिख डालो, आपको पक्का 3 आउट ऑफ 3। बस आपको इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये यस सर, प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं, है ना? उससे क्या होता है, फिर मियोसिस हुई, अब यहीं पर ये हैप्लॉइड जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन फिर से माइटोसिस हुई, और माइटोसिस में, ठीक है, क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर ये डेवलप हो गए स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, और न्यूट्रिशन लेके मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया आपका, ये यस सर, ये आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली, अगर शॉर्ट में आएगा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, दोनों में आ सकता है। अब अपन बात करते हैं oogenesis, जिसको जहां पे भी डाउट हो पॉइंट में एकदम पूछते हैं ना, ठीक है, अभी आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, तो हमेशा पढ़ के आइए और जरूर पूछिए। अब देखो आ जाते हैं, oogenesis देख लिया जाए। अब देखो, वैसे तो oogenesis से ज्यादा क्वेश्चन आपको मेडिकल में मिले, ठीक है, उतना टेक्निकल आपको आपके स्कूल में नहीं लिखना, बोर्ड में नहीं लिखना, लेकिन अगर आप टेक्निकल लिख करके आते हो तो बहुत बढ़िया बात है, टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। और 2 4 5 क्वेश्चन अगर आपके इम्प्रेसिव क्वेश्चन रहे बढ़िया वाले, लेकिन मानो बाकी में अगर 3 मार्क्स में मिलने चाहिए तो 4 दे देगा आपको। ये है, डिपेंड ये करता है कि आप पहले 2 3 आंसर में टीचर को कितना इम्प्रेस कर लेते हैं, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। और अगर आपके पहले वाली कॉपी ज्यादा घटिया घटिया रही है कंपेरेटिवली, तो आपको और अच्छे नंबर, ठीक है? देखो, फिर वही सेम चीज, है ना? तो वहां पे अगेन क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उन्हीं से ये oogoनियम का या एग मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब oogoनियन जो सेल्स होती हैं, ये मल्टीप्लाई करती हैं, मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारी oogoनियम इकट्ठा हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट इनका साइज डबल हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट कर लेती है ना? डीएनए इसका डुप्लीकेट हो जाता है, हाँ, डीएनए में रेप्लिकेशन होता आता है, इस तरह से ऑलमोस्ट डबल साइज की जाती है। उसके बाद मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि अब देखो यहीं पे मियोसिस हो गई। अब ये जो ये सेकेंडरी oocyte होती है, ये हैप्लॉइड होती है ना? मियोसिस की प्रोफेज में ये क्या हो जाती है, आपकी हैंग हो जाती है। अब इसके आगे फर्दर जो मियोसिस होगा, वो तब होता है मियोसिस की फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो पहला मियोसिस फर्स्ट होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें से 2 अलग-अलग शेप की सेल बनती है। एक बड़ी सेल बनती है जिसको आप सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, एक छोटी सेल बनती है जिसको सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो समझना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर किसी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन में जो एग डिस्ट्रॉय होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, वो रिलीज। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, तब क्या होता है, जब ये एग की वॉल को ये स्पर्म मियोसिस पेनिट्रेट कंप्लीट करता हो है। जाएगी तो फिर वो ओवम बन जाता हाँ, लेकिन यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं होगी, ठीक है ना सर? है। यस प्लाज्मोगैमी सर, होते ही, है ना, प्लाज्मोगैमी होते ही क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक? और फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगी, है ना? तो प्लाज्मो यस सर, डिवीजन हो जाएगा। ये 3 जो पोलर बॉडी बनती है, ये पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक ही एग जो होता है ये सस्टेन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, ये डायग्राम आपको याद रखना चाहिए, तो आपको ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है? ओके।
अच्छा, एक 2 से 3 बार एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज पर्टुएशन? 2 मार्कर क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया पर्टुएशन, है ना, आपके बोर्ड में। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक दिस वन। इसकी तरह से, बिल्कुल इसी की तरह से जो हम लोगों ने पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ये भी पूछा जाएगा तो ये 5 मार्कर ही आएगा, 3 मार्कर में नहीं आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अब उसमें आएगा ना एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या एमसीक्यूज के ही फॉर्म में आएगा? ऐसा डिवाइड किया है क्या? यस सर, ऐसे डिवाइड किया है क्या? टर्म 1 के अंदर ही आएगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आई थिंक। अरे नहीं, मैं फाइनल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। यस सर, फाइनल बोर्ड के अंदर टर्म 2 आएगा, सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस आई थिंक सर। मतलब मैं कंफर्म कर सकता हूं एक बार। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, देखो अभी पर मेरे पास एक्चुअली कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो सर अगर वो बोर्ड्स के ने Excuse me, sir. आपने डाला है ना, उन्होंने सीबीएसई में सर जो करिकुलम पे फर्स्ट जाकर। सर जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आएंगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे, एंड फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू बेस्ड है, सेकंड टर्म में थ्योरी बेस्ड है। हाँ, ये मुझे पता है, फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू बेस्ड है, सेकंड टर्म में थ्योरी बेस्ड है। अच्छा चलो ठीक है, अब बताओ पहले मुझे क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास। सर जो चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आएंगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे। फर्स्ट टर्म में सिलेबस डिफाइन किया इन लोगों ने? यस सर। यस सर। क्या क्या है किसी के पास अभी? सर 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 आप अभी जा सकते हैं सर, cbse.nic.in पर जाइए। अरे सुनो ना, तुम्हारे पास चैप्टर सीधे सीधे भेज 2, दो मुझे। 3, 4, 5, 6 टर्म 1 में। ठीक है बेटा, रुक 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 3 4 2, 3, 4, 5, 6। बस इतना ही ना? यस सर, टर्म 1 के लिए 2 4। 2, 3, 4, 5, 6। अरे 2 से 6 बोलो ना सीधे। हाँ सर, मतलब 2 से 6, मतलब मैं सर वो मैं बोल रही थी आप कुछ भूल ना जाए इसलिए। अच्छा तो अच्छा फर्स्ट, ये तो डिलीटेड है ना फर्स्ट वाला तो? हाँ सर, फर्स्ट तो डिलीट हो चुका है। फर्स्ट डिलीटेड है, ठीक है। 2 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो भाई साहब, अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो चारों 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर के लिए तुम लोगों ने एमसीक्यू कहीं से तैयार करना स्टार्ट किए? बोलो। यस सर। कहाँ से? सर ये बुक है सर, गुरुकुल नाम की कोई बुक है, मेरी मॉम लेकर आई थी। अच्छा, और किसी ने, और बाकी लोगों ने? सर मैंने तो एग्जाम आइडिया से की है। हाँ ठीक है, वो भी सही है, भी सही तरीका है। फिंगर टिप है? यस सर है। यस सर, फिंगर टिप्स है। बस बिना सोचे समझे उसको कर डालो, खत्म कर, दैट्स इट। यस सर, वो भी कर लिया मैंने। बस अगर वो पढ़ लिया ना, साथ उससे देखना क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं है। फिंगर टिप है ना, ये लोग यहीं से बनाएंगे। यस सर, मतलब करा नहीं अभी, मतलब कर रहा हूँ बस हाँ, थोड़ा कर लेना, बहुत बचा है। ठीक है। यस सर। तो कर लेना फिंगर टिप से, अगर इससे आएगा है ना तो कर लेना, ठीक है। तो देखो फिर तो डायग्राम मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर ये नहीं आ रहा है इस वाले में, मतलब ये लोग जो फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस है, अगर इसको सेकंड टर्म में रिपीट नहीं कर रहे तो फिर डायग्राम को कोई रिलेवेंस नहीं बचा, ठीक है। तो प्रोसेस पढ़ो। सब बोलो। पूरे एमसीक्यूज नहीं होते हैं, जो पहले के एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए के, सेक्शन बी के अभी एमसीक्यूज होता है, लेकिन सेक्शन सी के कभी कभी क्या केस स्टडी भी होता है और असर्शन रीजन भी। हाँ, सेक्शन बी में असर्शन रीजन भी होता है। तो जब ये सर जो syllabus सेक्शन diagram- सी में होते हैं वो डायग्राम वाले भी होते हैं, जिसमें कि लेबलिंग जैसे दे सकते हैं एक्स एंड वाई के उसमें, और बता लेकिन सकते हैं। तुम तो कह रहे हो ना, ये तो कह रहे हो ना कि ये तो हट मतलब आएगा ही नहीं, जब सिलेबस से ये नहीं आएगा टर्म टर्म 2 में, है ना, तो फिर कैसे हाँ सर, डायग्राम टर्म बनेगा? 2 में नहीं आएगा, टर्म 1 की बात कर रही हूँ मैं, कि सेक्शन सर सी में। टर्म 1 में जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, सेक्शन सी, वो केस स्टडी होता है, तो सर उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यस सर, यही। ओके। अच्छा, ब्लैंक होगा कि ये मतलब ये ब्लैंक है, इस पे फिल इन द यस ब्लैंक सर, है। ब्लैंक लेबलिंग्स दे दी ए क्या होंगी। ए और लेबलिंग, अच्छा जैसे नीट भी पूछ लेते हैं कि ए लेबलिंग क्या है, बी लेबलिंग क्या है, सी लेबलिंग क्या है। यस सर, सेम। ठीक है, नीट पैटर्न बेस्ड, ठीक है। ये जो पैटर्न, जो नया पैटर्न डेवलप किया हुआ है, ये किसी के पास है या फिर वेबसाइट पे ही सिर्फ है क्या किसी सर का? वेबसाइट पर चले जाइए सर, बहुत आसान है सर, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे पहुंचना है। ठीक तो सैंपल पेपर जो इशू है उसमें भी सेम ही है, अगर सॉफ्ट कॉपी में हो तो किसी के पास भेज देना मेरे को, ठीक है। यस वरना सर, मैं मैं भेज वेबसाइट में एक बार दूंगी। चेक करूंगा, ठीक है। यस सर, मैं भेज दूंगी। तो वैसे देखो, फिर अगर उसमें भी आएगा ना तो ये डायग्राम में ये नहीं पूछा जाएगा। ये इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस स्टेज में रिलीज होता है, किस स्टेज में फर्टिलाइज होता है ना। और यहाँ पे सिर्फ हार्मोन में आपको देखना है कि एफएसएच कब रिलीज होता है, एलएच कब रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, किस डे पे ओवर रिलीज होता है। जितने हम लोगों ने पढ़े थे ना कि ये क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन है, बस आपको वही ध्यान है, ठीक है।
अब आप Yes. एक काम करो, आप ये बताओ किसी को डाउट हो इस चैप्टर में तो बोलो पहले। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दिया है, इसके पेज एक सेकंड में पेज बता देता हूँ, एक सेकंड। हम्म, सर पेज 6 पर सर आपका 12th शुरू होता है, उसमें टर्म 1 टर्म 2 सब कुछ दिया हुआ है और टॉपिक्स भी दिए हुए हैं सारे। पेज चलो 6 पर चल जाइए उस लिंक के। ठीक है, क्लास के बाद देखा जाएगा ना। फर्स्ट 6 पेजेस तो आपके 11th के ही है। साथ यार ये खुली नहीं रही लिंक, ओके सर, 1 सेकंड। ओपन नहीं हो रही। सर मैंने अब आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया है, उसके पेज 6 पर चले जाइए। आपने देखा? बस यही मुझे चाहिए था, मिल गया। उसके पेज 6 पर चले जाइए सर, उसके 12th का शुरू होता है वहां से, पेज 6 के। पेज 6 हाँ 1 2 हाँ 6 मिल गया। 6 में दे रखा है पेज, हाँ। तो ये कह रहे हैं वैल्यूएशन स्कीम बायोलॉजी क्लास 12, ठीक है। तो टर्म 1 में है रिप्रोडक्शन 2 3 4, ठीक है। जेनेटिक्स 5 6, ठीक है। तो डेंजरस यार, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस काफी हो गए। तो घटिया वाले चैप्टर आपके रिटर्न वाले टर्म 2 में। बायोटेक, चलो ठीक है, बायोटेक में मार्क्स बन जाएंगे। ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो मार्क्स स्कूल वाले दे देंगे ना, क्या जी? क्या सर? प्रैक्टिकल में तो स्कूल वाले मार्क्स दे देंगे ना, दिलवा देंगे ना? यस सर, वो तो सर इंटरनल एग्जामिनर होगा, वैसे भी एक्सटर्नल नहीं आएगा तो। ठीक है, बढ़िया से व्यवहार बना के रखना मैडम लोगों से, ठीक है? हैं? तभी नंबर मिलेंगे। देखो भाई, अब आप यहाँ पे फंसने वाले हो, वो सिर्फ है जेनेटिक्स वाला पार्ट, है ना। यहाँ पे मुझे पता है कि आप सब लोग ये वाला पार्ट तो कर लोगे। जेनेटिक्स में बता दूं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। जेनेटिक्स में बिना सोचे समझे, है ना, जो पार्ट आपको करना है वो ये पार्ट है, वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो आप जो आपको लफड़ा आएगा वो आएगा किसमें? मेंडेलियन में। तो आपको करना क्या है नेक्स्ट क्लास में? तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो पार्ट है मेंडेलियन जेनेटिक्स, है ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स का और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कोशिश करेंगे दोनों का कर लें, लेकिन आपको अपने तरफ से मेंडेलियन और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के एमटीजी के जितने क्वेश्चन सब सॉल्व करके आने हैं। जहां पे आप फंसो उसको आप क्या करो, टिक कर लो, ठीक है। या अपने फोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप क्लास लेते हो उसमें फोटो खींच के रखें, ठीक है। बेटर ये है आप मेरे साथ शेयर कर लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे जहां पे आप फंसो, ठीक है। क्लियर? बोलो भाई। और किसी यस को सर। कोई, और किसी को मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। देव्यम, जुआरिया, नो ईशा, सर, अभी फाइन है सबके पास ना एमटीजी फिंगर टिप? नहीं है तो खरीद लो, क्योंकि वो तो देखो हमेशा काम आएगी। वो तो नीट के लिए आपको चाहिए, लेना ही पड़ेगा आपको। देयर इज नो डबल थॉट, है ना। तो वो नीट के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको लेना ही है। जब आपको लेना ही है तो आप अभी ले लो उसको, आपके टर्मों में काम आ जाएगी। ठीक, अब देखो सब लोग देखो, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट किसी प्रोसेस में या कोई क्वेश्चन पूछो, वरना मैं पूछूंगा। नो सर, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है मेरा कि पॉलीस्पर्मी को रोकने की प्रोसेस क्या है? हाउ सर पॉलीस्पर्मी, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की अंदर पोलैरिटी चेंज होती है, उसकी वजह से ग्रैन्यूल्स जो है उन दोनों के बीच में आ जाते हैं एंड हार्डन हो जाती है लेयर, तो फिर पॉलीस्पर्मी रुक जाती है। वेरी गुड वेरी गुड गुड, ठीक है। और पूछता हूँ कुछ, प्रीवियस से तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। और अच्छा एक चीज और, प्लेसेंटा के फंक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता देता हूँ जहां से बनेंगे आपके क्वेश्चंस, एमसीक्यू जहां से बनेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन से, ठीक है। पहले तो क्या होता था, पर्टुएशन बहुत बार पूछा गया, लेकिन अब जब ये रिटर्न में आ ही नहीं रहा है तो पर्टुएशन वगैरह इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। आपको मेनली क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? इसे ये
आप देखना इसका डायग्राम भी नहीं आएगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, oogenesis से क्वेश्चन मिलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस से कम मिलेंगे, है ना। और हाँ, जो आप बता रहे थे डायग्राम वाला क्वेश्चन, तो उस वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन जो ज्यादा मिल सकते हैं वो मिल सकता है जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था कि ये ट्रांसफर सेक्शन टीएस ऑफ ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के टीएस जो मैंने बताया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है, आप देखोगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, तो डायग्राम का नोमेनक्लेचर आप देख लेना, और क्या है, चलो बाकी जेनेटिक्स आप नेक्स्ट क्लास में तैयार करके लाओगे ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते हैं। तो क्लियर है भाई ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है। इम्प्लांटेशन कौन से डे में होता है, कितने सेल स्टेज में होता है? Say 8 to 16 cell stage. Sorry sir, 16 cell stage. 8 to 16 तब blastocyst मोरेला होता है ना। राइट, अभी सही है। वैसे टोमी ट्यूबेक्टोमी पहले पूछा जाता था। अच्छा भाई साहब देखिए, इसमें जिफ्ट, आईवीएफ, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्या बोलते हैं, डिजीजेस से, है ना, इसमें जो डिजीजेस एक्चुअली दी गई हैं, एसटीडीज, ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एसटीडी से क्वेश्चन मिलेंगे। डायग्राम इससे कोई नहीं आने वाला। आईवीएफ, जिफ्ट, आईयूटी और एमटीपी, है ना, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और देखो भाई एक बार चेक करो एनसीईआरटी सब लोग, चेक करेंगे और देखो प्लेसेंटा का फंक्शन याद रखना, पक्का इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा से। कोई डाउट नहीं? हाँ जी। No sir, no sir. अरे भाई क्या बात है, तुम लोग तो बुद्धिमान बच्चे हो, पूछा जाए इसी बात में क्या। Yes sir. चलो फिर इसी बात पे पूछ लिया जाए कुछ क्वेश्चन। सो पूछा हुआ था कि सेंट क्रोमन क्या है, बस बता दो, किसने बनाया था सेंट क्रोमन क्या है? हाँ बताओ पहले, मैत्री बताओ, तुम ही बताओ पहले, सेंट क्रोमन। मैं कुछ और पूछ रही थी। अरे पहले ये तो बताओ, हमारी बात तो बताओ, फिर हम ना तुम्हारी बात बताएंगे। पहले तुम ना मुझे हमें बताओगे क्वेश्चन के आंसर, फिर हम तुम्हें करोगे क्वेश्चन के आंसर देंगे। सेंट, अरे पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार, क्वेश्चन अब नीट में आएगा भी नहीं है। सेंट क्रोमन, अरे सर सहेली। तब और क्या, सहेली किसने बनाई थी, जल्दी बताओ, पूछा हुआ 2 बार आया है नीट में। सर लखनऊ में था ये। सीआरडीआई, यस सर, सेंट्रल रिसर्च एंड ड्रग, है ना। यस सर, पूछा होगा, यस सर। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि एमटीजी जाओ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है। देखो अब ये सहेली किसने बनाई, मतलब अब बहुत नीट का इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो भले ही पूछ लिया जाए, है ना, बट ऐसा रेयर केस है, इट्स नॉट ए रेगुलर फिनोमेनन, आप देखना चाहिए। यस सर, और सर ये नॉन स्टेरॉइडल है ना। हाँ नॉन स्टेरॉइडल है ना, सीआरडीआई, ठीक है, इसका एक बेनिफिट है। और हाँ मैत्री कुछ पूछ रही थी, बताओ पहले तुम बताओ, फिर अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। सर एक बार इस चैप्टर में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो बता दीजिए एक बार। ठीक है चलो बता, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
देखो ये वाला डायग्राम हम लोगों ने दिखाया था ना, पढ़ा था ना। सबसे पहले 14th डे में एग रिलीज हो गया, है ना। तो ये पार्ट तो हमने oogenesis में कवर कर लिया था 14 डे से। अब उसके वाले पार्ट को हम 0 डे कहते हैं। जब एग रिलीज हुआ है उसको हमने 0 से काउंट करना शुरू किया, जिस दिन एग रिलीज हो गया। तो 14th डे तो आपका 0 हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगले 24 घंटे में एग फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। एग फर्टिलाइज हो गया, कहाँ हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ, ठीक है। अब सेकंड डे में आप देखो पहला क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, है ना, फर्स्ट से सेकंड डे। तो सेकंड डे में 2 सेल स्टेज हो गया। थर्ड डे में, है ना, थर्ड टू फोर्थ डे में क्या हुआ, 4 सेल स्टेज हो गया। इसके बाद ये क्या हुआ, 8 सेल स्टेज में हो गया, जिसको हमने कॉम्पैक्ट मारूला कहा। अब ये कॉम्पैक्ट मारूला 4th स्टेज में आया, फोर्थ डे में आया, और 5th से 6th डे में आकर के क्या हुआ, देखो 5th डे में यहाँ पे आया, फिर कहाँ यूट्रस में पहुंच गया, और अब क्या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आया, और इसके बाद क्या इम्प्लांटेशन हो गया। तो 8th से 9th डे में क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, है ना। और जब इसका इम्प्लांटेशन हुआ तो 8 to 16 सेल की स्टेज के बीच में होगा जब इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्लॉग इकट्ठा हो जाएगा। ये जो क्लॉग, जिसको प्लगइन्स कहते हैं, ये क्या करेगा, इस एरिया को पूरे ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये यूट्रस होता है, ये 500 टाइम अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर फीटस का डेवलपमेंट होगा। फीटस के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे चारों तरफ एम्नियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होना है, इसीलिए इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब आगे की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज बताता हूँ। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, देखो ह्यूमन एम्ब्रियो में कैसे क्लीवेज होता है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एम्ब्रियोनिक क्लीवेज। अब यहाँ पे ये क्लीवेज हो गया, क्लीवेज 8 सेल स्टेज आ गई, फिर ब्लास्टुला स्टेज आ गया। अब क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज में अंदर की तरफ क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब ब्लास्टोसील में क्या होता है, अब यहाँ से नीचे से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ ये पार्ट पेनिट्रेट होने लगता है, जिसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन हो गया। गैस्ट्रुलेशन होने के बाद फिर से डिवीजन होता है। अब डिवीजन होने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर बन जाती है उसको आपने एक्टोडर्म कह दिया। उसके अंदर जो एक लेयर बन गई, बीच में जो जगह बन गई, उसको आपने ब्लास्टोसील कर दिया, ये वाली पार्ट, है ना। ये ब्लास्टोसील में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एंडोडर्म हो गई, और सबसे लास्ट में कौन डिवाइड होगा, सबसे लास्ट में किसका डेवलपमेंट होगा, मेसोडर्म का डेवलपमेंट होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंडोडर्म, यहाँ पे ये जो गैस्ट्रुला है, इसके अंदर यहाँ पे एक पोर है, इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होगा ही आपके पास, मैंने दिखाया था ये वाला भी, ठीक। यस सर। सर उसमें एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन याद नहीं है सर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलरली कौन सा, उसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब के स्टमस में होती है। ये सर इस्तेमास में भी एक कुछ था सर, उसका पर्टिकुलर एक टर्म था वहां पर ही। स्टमस के अंदर, स्टमस के अंदर होती है, क्या था, देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यही है। देखो ना यहाँ पे होती है, स्टमस में होती है। बताओ इसमें कुछ और दिया हो। ये देखो स्टमस में होती है, स्टमस के अंदर सिलियरी एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिलियरी एपिथेलियम एग को मूवमेंट करने का काम करते हैं, है ना। तो एम्पुला से स्टमस के बीच में यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इनफैक्ट नीचे वाला इनफंडिबुलम है। ये सर उसने यही 3 ऑप्शन दिए थे, मतलब एक तो इस्तेमास था, वो तो पता है मुझे, इनफंडिबुलम था, और एक एम्पुला भी था। इनफैक्ट क्या होता है, एम्पुला और स्टमस के बीच में होता है ना, यहाँ पे इस बीच में। यस सर, लेकिन फिर वो मेरी टीचर ने आई थिंक बोला था कि अब जो सिर्फ इस्टमस कर दिया है या फिर सिर्फ एम्पुला कर दिया है। पहले वो एम्पुलरी इस्टमिक रीजन था, एग्जैक्टली, लेकिन अब कुछ चेंज कर दिया है। अब आंसर इसका एक्चुअली इस्टमस ही होगा, है ना। तो बट जनरली मतलब जो देखा जाता है वो इसके बीच में कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट यहाँ से क्रॉस कर जाता है एम्पुला से, तभी होगा, ठीक है। इनफंडिबुलम का तो सिर्फ क्या फेमरने इसको अट्रैक्ट करते हैं, इनफंडिबुलम एक वो है
फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको ऊपर की तरफ प्रोपेल करता है। फिर इसके आगे मेनली यहाँ पर ही सिलिया पाए जाते हैं, है ना। तो सिलिया इसको क्या करते हैं, सिलिया एम्पुला के बाद से यहाँ से सिलियरी जो एपिथेलियम होते हैं वो पाए जाते हैं, वो इसको क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं सिंक्रोनाइज मूवमेंट करके, रोल डाउन करके यहाँ पे आता है और यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे इस वाले पॉइंट। तो मेनली इसका आंसर इस्थिमस होगा जहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन फिर इम्प्लांटेशन। ठीक है भाई, क्लियर? सर वो मूवमेंट Yes, sir. को कोई ऐसा नेम है या फिर बस वो सिंक्रोनाइजेशन वाला ही? नहीं, वो सिलरी एपिथेलियम पाए जाते हैं और उनपे सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है ना। तो कुछ कहते हैं उस movement सर को। हाँ, सर जब जो है आपका स्पर्म सिर्फ 24 आवर्स के लिए जीता है एंड आपका सेकेंडरी oocytes कितने टाइम के लिए जीता है? ये देखो ये वैसे तो 72 आवर्स इसका विटेलिटी होती है, लाइफ स्पान, है ना। लेकिन And that's after ovulation. आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना। लेकिन Yes, sir. साथ जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग 6 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, रिलीज होने 6 आवर्स। ओके सर, तो सर मेरा डाउट ये था सर कि जो है अगर मतलब मंथ के अंदर 30 डेज है, उनमें से आपका ओवम सिर्फ 7 आवर्स के लिए एक्टिव है, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो फिर ऐसे तो सर मतलब आप कैलकुलेट करके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी लो। हाँ और क्या, वेरी लो, वेरी लो। बट तो कई सर बार क्या होता है, मतलब ये जो परफेक्ट फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं साथ परफेक्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन यस सर, परफेक्ट केसेस भी बहुत सारे हो, जैसे कि जो स्पर्मिसाइड्स ये जो होते हैं ना, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे आर नॉट 100% सेफ, दे आर नॉट। उनके भी जो चांसेस होते हैं यस सिर्फ सर, 90% चांसेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के भी। तो आइडियली हम लोग यस को पढ़ते हैं कि आइडियली 6 घंटे में होना चाहिए, बट मतलब 72 आवर्स तक विटलिटी होती है, चांसेस 72 आवर्स तक भी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा है। सर बट सर मतलब मैं बस सोच रहा हूँ सर, जैसे मेंस्ट्रुएशन आपका क्या 1st to 7th डे होता है ना, तो हाँ, अगर आप आफ्टर 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर आपने इंसेमिनेशन करी तो प्रेगनेंसी के चांसेस तो बेसिकली 0 होने चाहिए, क्योंकि जीरो ही ओव्यूलेशन होते तो हो हैं, गई है। जीरो ही होते हैं। तो सर इतना ज्यादा चांसेस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज फिर होती कैसे हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि साथ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आज की डेट में तुम देखो ना, ये तो केसेस अब बढ़ रहे हैं, है ना। दो चीजें, ये बढ़ रही है स्टेरिलिटी। देखो हमारे टाइम पे आईवीएफ सेंटर नहीं थे, है ना, और आज की डेट में हर जगह दुकान की तरह आईवीएफ सेंटर बढ़ रहे हैं। तो आईवीएफ सेंटर क्या बता रहे हैं कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेंड की स्टेरिलिटी बढ़ती जा रही है। स्टेरिलिटी दो तरह से बढ़ती है, पोल्यूशन और दूसरा क्या है, लाइफस्टाइल। दो चीज स्टेरिलिटी कॉज कर रही है आज की डेट में, है ना। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ने का जो रीजन होता है, जो एग होता है, ये एग अब क्या है, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटेड है ही नहीं फीमेल्स में, है ना। बहुत रेयरली रेयर अब ये रेयर केस होता जा रहा है। पहले क्या था, पहले ये एक रेगुलर फिनोमेना था, अब क्या है, ये रेयर केस है, जिसकी वजह से एग 3 डे तक सर्वाइव करता है। और अगर एक 3 डे तक सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी तो कॉज हो ही जाएगी। वो अलग बात है कि वो फीटस सर्वाइव ना कर पाए, वो अलग बात है कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, फीटस डेवलप ना हो पाए, सर्वाइव ना हो पाए, मल फॉर्मेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 3 डे तक सर्वाइव करेगा। तो ये क्या है ना, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये किस चीज की वजह से बढ़ रहे हैं, ये एबनॉर्मलिटी की वजह से बढ़ रहे हैं, इरेगुलरिटी की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्स, पोल्यूशन और लाइफस्टाइल, ह्यूमन लाइफस्टाइल, समझे। ओके तो सर, ह्यूमन लाइफस्टाइल कैसे, मतलब ह्यूमन वो तो लाइफस्टाइल भाई साहब, आप देखो कि जितने भी कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली फीमेल्स होती हैं, एंड दोज हु आर एल्कोहलिक एंड स्मोकर, उनके बच्चे उनकी जो ये रेजिस्टेंस पावर होती है ना, डिजीज के लिए जो रेजिस्टेंस पावर होती है, वो हमेशा वीक होती है। दे आर मेंटली लेस कैपेबल, समझे, और फिजिकली भी हेल्थ, क्योंकि एग की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ने से। कुछ लोग नाइट जॉब और सर करते ये तो मेल्स के साथ भी होता है सर, सेडेंटरी हैं, लाइफस्टाइल आपका, आप जो है स्मोकर और एल्कोहलिक, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब राइट चीजें राइट, से बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों में, दोनों की केस में होता है। स्मोकर की केस में जो एल्कोहलिक और स्मोकर है, उनमें भी क्वालिटी ऑफ जो स्पर्म होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो वही दो चीजें, लाइफस्टाइल और पोल्यूशन, दो चीज कॉज कर रही है।
और देखो ग्लोबल वार्मिंग जिस जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले क्या था, आप पढ़ोगे बुक्स में आपको दिया होगा, देखो पहले क्या था कि फीमेल्स में जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती थी वो 13 पे स्टार्ट होती, अब वो आकर के 11th में आ गई है। पहले जो मेल होते थे उनमें इंसेमिनेशन जो स्टार्ट होते, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती थी इनफैक्ट, है ना, तो वो स्टार्ट होता था 11th पे, अब वो घट के 9 ईयर आ गया है। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब जो क्या मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल बढ़ गई, रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या करेगी, पॉपुलेशन को पुश करेगी। ठीक है, और बताओ, और कोई भाई डाउट? नो सर। नो डाउट। तो बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में क्या तैयार करके लाओगे? सर मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। आप प्रिपरेशन दोनों करोगे, 1 घंटे में जो भी हो जाएगा उतना हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सर आपने पार्चुरेशन का एक बार क्या बताया था? पार्टुरेशन जस्ट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड पार्टुरेशन। उसमें क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं, है ना, वो इलास्टिन जिसको बोलते हैं, है ना, तो इलास्टिन जो होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं, और जो मसल्स यूट्राइन मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, जिससे बर्थ हो जाती है चाइल्ड की, उसको हम लोग पार्टुरेशन कहते हैं। ओके सर, यस सर। है ना, रिलैक्सिन रिलीज होता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन, तो रिलैक्सिन वे क्या करता है, लिगामेंट को रिलैक्स कर देता है ना, इससे क्या होता है, स्पेस, सर्विक्स का स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, और अब अंदर वाले देखो, जो हमारी ये लेयर है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम लेयर क्या है, इन्वॉल्यूंटरी मसल्स है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये प्रेशर डालती हैं। ठीक है, तो सर्विक्स का एरिया बढ़ गया और अंदर प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, इसको पार्टुरेशन। दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ। क्लियर? और बोले भाई, किसी को कोई डाउट? बाकी लोग बोलते ही नहीं भाई। नो सर। सर हमारा वाइवा के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? वो मेरा एक्चुअली प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं अभी। वाइवा तो कुछ सिलेबस दिया है या पूरे से पूछेंगे? सर सिलेबस दिया हुआ है सर। एक्चुअली सर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, इसके बारे में हाँ ठीक पूछ है, लूंगा सर। सिलेबस क्या क्या है मुझे बता दो, सिलेबस क्या क्या सर है? एक सेकंड मैं प्रैक्टिकल्स का बता देता हूँ सर, एक सेकंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और स्पॉटिंग। एक सेकंड मैं आपको वही बता दूँ। आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स एंड papaya etc. और प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन। ये टर्म 1 का है आपका, तो प्रैक्टिकल्स। सर तो एक मिनट, बायोटेक में याद है ना, शायद हमने एक बायोटेक में पढ़ा था, याद आया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। यस सर, यस सर। अल्कोहल में उसको जाकर के फिर सेटल डाउन करवाते हैं, याद आया, है ना। यस सर, यस सर, थोड़ा बहुत बस याद आ रहा है। वो वाली पूरी प्रोसेस बायोटेक का पढ़ डाला। तो इसका मतलब पता क्या, वो तुमसे क्वेश्चन जो पूछेंगे, एक तो बायोटेक वाले पार्ट से पूछेंगे, दूसरा शायद ये वाला जो था ना लास्ट वाला अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, इसमें टाइपिटम का क्या Yes, लेयर sir. होता है, नेक्साइन क्या होती है, एक्साइन क्या होती है, एक्साइन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, स्पोरलोपोलिन किससे बनी होती है, बस यही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ओके सर। और सब प्रोसेसेस भी पूछ सकते हैं कि जो है बिल्कुल पॉलन ग्रेन बिल्कुल। कैसे बनता है? पॉलन, जैसे पॉलन जर्मिनेशन हुआ तो वो तुमसे पूछ लेंगे कि पॉलन जर्मिनेशन में पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है, तो पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, पेक्टिनेज। ठीक है ना, इस टाइप ओके से। सर, ओके तो सर, पूरा यस सर, चैप्टर तैयार करके जाना है। टीचर पूछेगा, देखो टीचर अपने माइंडसेट से पूछता है ना, उसको ये नहीं कि सिलेबस में यस इतना सर, ही, पूरा चैप्टर से पूछेगा। तो 2 चैप्टर तुम्हें तैयार करके यस जाना सर। है ना। हाँ मैत्री बोलो, कुछ बोल रही थी। कुछ नहीं है सर, बस वो मुझे पूछना था कि मतलब स्पॉटिंग लिखना है, मतलब लिखते हैं? अब यार देखो, ये टीचर आपके बता देंगे, पता क्या, क्योंकि अब प्रैक्टिकल में हमारे आपके टाइम पे बहुत फर्क है, पता सर ये है ना। सब मैं मतलब यही मैंने मैंने 12th किया था 2000 में, है ना, और माउस का डाइसेक्शन और फ्रॉग का डाइसेक्शन, है ना, तो 30 मार्क्स के तो यही 2 क्वेश्चन थे, माउस का और फ्रॉग का डाइसेक्शन। और उसमें भी क्या कि मेन जो ब्लड वेन होती है ना, वो ब्लड वेन्स नहीं कटनी चाहिए, वो डाइसेक्शन में ये देखते थे क्या क्या पार्ट इसने काट दिया बच्चे ने। सर हमारा तो डायसेक्शन तो नहीं है, हमारा बस डीएनए बैन हो गया हमारे पास। सेपरेशन है और पॉलन जर्मिनेशन का है। और स्पॉटिंग में सर वो मुझे स्पॉटिंग समझ में नहीं आ रहा था। सारे स्पॉटिंग में देखो, हो सकता है कि तुम्हारे सामने क्या करें कि किसी चीज का ट्रांसफर सेक्शन रख दें, है ना, और मान लो ये बॉल एंड एंथर का ट्रांसफर सेक्शन रख दें, वो साइड रख दिया है, तो बताना होगा कौन लेयर कौन सी है। ठीक है, ऐसे करके, या ये किसका सर किसका इंटरनेट पर बहुत सारे आई थिंक स्पॉटिंग की इमेजेस दी हुई है। वो
प्रैक्टिकल लैब में ना आपके प्रिजर्व्ड रखे होते हैं और या फिर इमेजेस रखी होती है, वो आपको दिखा देंगे और पूछेंगे कि ये बताओ इसका नाम क्या है, ये कौन सी फैमिली से है, लैब स्कूल वाले तो रेफर करते होंगे ना लैब मैनुअल, है ना? सर वो उनमें स्पेसिमेंस भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो एक्चुअली खुद करना पड़ता है ना, सारी की सारी चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर रख के फिर उसको सही एंगल पे रख के सारे, जब मतलब जब तक करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती है तब तक मार्क्स और वो सब। मैत्री देखो, कुल मिला के प्रैक्टिकल में अगर टीचर के दिमाग में तो इंटरनल्स अगर है, अगर इंटरनल टीचर है तो पूरा डिपेंड करेगा कि तुम्हारी इमेज कैसी है ना, उस पे मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिला के सीधी बात में कहूँ, प्रैक्टिकल बात। और अगर एक्सटर्नल है तो उसको तुम बस वाइवा में इम्प्रेस कर ले जाओ, वो तुम्हें नंबर दे देगा। सर एक्सटर्नल तो ठीक है सर, इंटरनल चीजों से तो मेरा पंगा होने वाला था सर। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ है? सर, ये सब इसीलिए तो सर क्या कहते हैं सर, टीचर्स बोलते हैं कि मतलब टर्म 1 का भी लिख दो, टर्म 2 का भी अभी लिख दो। अब सर गुस्सा नहीं आएगा किसी भी बच्चे को कि मतलब तो मतलब 1 महीना नहीं बचा एग्जाम को, टर्म 1 भी प्रैक्टिकल अभी पूरे नहीं हुआ तो टर्म 2 भी लिख दो। सेशन स्टार्ट करना है, क्या बताएं, उनके ऊपर भी प्रेशर है ना? अरे तो सर लेकिन सर छुट्टियां भी तो होती हैं, उसमें लिख लेंगे आराम से टर्म 2 के प्रैक्टिकल, सर कौन सी बड़ी बात है। टर्म 1 के भी लिख ही रहे हैं ना, इसीलिए सर एक्सटर्नल आते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब इंटरनल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सही होता है। बहुत सारे लोगों को एक्सटर्नल में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की पूरे साल भर टीचर को खुश करने के लिए है। सर साल भर आया ही नहीं है, इम्प्रेस कौन होगा, मैं तो 11 से नहीं गई थी स्कूल, अब जा रही हूँ। देव्यम, बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। क्वेरी? जुआरिया, बाकी लोग बोलते नहीं, तीशा की आवाज ही नहीं सुनने। तीशा बताओ भाई। सर नहीं है कोई डाउट। कोई डाउट नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए? अच्छा, तो देखो सब लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे, है ना, एमटीजी फिंगर, ये जो फिंगरप्रिंट फिंगर टिप आती है वो ले लो, और एमटीजी से आप तैयार करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन किसके, जेनेटिक्स, ठीक है? राइट, ओके सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम अच्छा लोग सर करेंगे। सर 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 बोलो 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 बोलो। सर एमटीजी में एक पार्ट है सर कि ओवरी इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका नहीं ट्यूनिका वाजिनालिस, उसके अंदर भी और बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो वो भी याद करने हैं। वो यार क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें वो नीट के एंगल से दिया हुआ है ना? वो यस नीट सर, के क्योंकि एंगल से उसके अंदर इनर कॉर्टेक्स और मेड्यूला भी बोला हुआ है और वो सब होता है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछा वो क्वेश्चन, देखना पुराने जो क्वेश्चंस आए वो इतना ज्यादा नहीं आए, थोड़ा सा ही हमको डीप जाना राइट है। सर। तो समझो हमें एनसीईआरटी के अंदर बस उसको अपग्रेड करना है 20%, बस साथ ये समझ के चलो, यही है ठीक है नीट सर। है ना, और 20 से ऊपर नहीं आना। और सर मैं अभी से ही जो है वो शुरू कर दूं, क्या कहते हैं, जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। हाँ बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग जिनको दी ब्रांड कहते हैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, और वो अल्ट्रा टफ बने हुए होते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को लगे कि यार हमें कुछ नहीं आता है ना। तो जब बच्चे को यस लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है तो वो क्या करेगा, उनका कोर्स बाई कर लेगा। ठीक है, समझो बात को। यस ठीक सर। है, ये सब पूरा धंधा डर में चलता है ना, तो डरने का नहीं है। यस सर। करना क्या सर है, वही तो सर, बायजूस ने उनको खरीद लिया, आकाश, ये सब हाँ, बिजनेस ही है सर। सब बिजनेस है। देखो मैं बहुत लंबे टाइम से इस बिजनेस में हूँ, है ना, बहुत लंबे टाइम से, है कि नहीं? यस और सर। मैं मुखर्जी नगर में, मतलब मैंने पूरी अपनी जवानी खर्च कर दी वहीं मुखर्जी नगर में, है ना, उसको मतलब यस तो उसे उसे बोलते हैं कि वो मक्का ऑफ यूपीएससी, है ना, अभी भी मेरा इंस्टीट्यूट है वहां पे। तो जितने टीचर्स, जितने इंस्टीट्यूट जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं मुझे सब पता है, ठीक है, हम सबके साथ काम कर चुके हैं हम लोग। तो रीजन क्या है कि तुम्हें क्या करना है, एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट होने के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है, गो विद रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, आप सिलेबस बाद में रिवाइज करना शुरू करो, पहले क्वेश्चन पेपर और देखो कि क्या पूछा गया है। 2 बार 3 बार जब क्वेश्चन पेपर पुराने पढ़ोगे, वो तुम्हें ये सेंस डेवलप करेगा कि किस पार्ट से क्या आया हुआ है। उसके बाद जब तुम बुक ओपन यस करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अरे यार इससे तो क्वेश्चन आया, अरे ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। दैट्स यस हाउ सर। यू हैव टू प्रिपेयर। बच्चे क्या करते हैं, पहले सबका कंटेंट इकट्ठा कर डाला, ढेर सारी किताब इकट्ठा कर डाली, इसका उसका सिलेबस इकट्ठा कर डाला, फिर यस सर, इसी चीज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि समझ नहीं आता, जब तक जो चैप्टर खत्म होता है तब तक जो उसकी स्टार्टिंग वाली चीजें भूलने लग जाते हो। साथ हमारे यहाँ जो यूपीएससी में बच्चे पढ़ने आते हैं वो एमएससी करके आते हैं, जॉब करके आते हैं, इसके बाद भी उनको नहीं पता होता। तुम तो चलो तुम्हारे यस लेवल पे तो चलो ठीक है, मतलब तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, वो लोग भी यही करते हैं, 99.9% बच्चा यही करता है। जबकि सिलेक्शन का मूल मंत्र सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देखो, उसको कई बार पढ़ो, 2-3 बार। अगर आपका मेंस है, यूपीएससी लोग मेंस करते हैं, मेंस के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा आता क्वेश्चन कहाँ से।
ठीक है, दुनिया भर की किताबें पढ़ जाते हैं और ए से 200 नंबर का आता है यूपीएससी में, सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, बस इन 3 इशू से लेकर के आता है, चौथा कोई इशू ही नहीं होता है सिर्फ ऐसे। यस सर। लेकिन लोग छोटी सी बात को नहीं समझते, वो इधर उधर, तो आपको मिसगाइड नहीं होना, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, दैट इज द बेस्ट टेक्निक, है ना। सैमसंग वाले जैसे क्या करते सर हैं, बस यस सर। सर इन चीज से बस होता है ना कि बस एक चीज होती है इस मेथड से कि ना क्वेश्चंस पढ़कर कभी कभार जब वो आते हैं ना तो डर लगने लग जाता है क्योंकि मुश्किल लगता है तो फिर वो हो जाता है। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जब तुम दोबारा से फिर से पढ़ोगे ना तो वो तुम्हें कंसोलिडेट करेगा, है ना। और तुम्हें पता क्या, क्वेश्चन पढ़ के ये भी लगेगा तुम्हें इतने सारे आते भी हैं ऑलरेडी, देखोगे तुम, है ना। ठीक है, तो यही तरीका सबसे सही, ये बेस्ट मेथड है, मैं जो मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. हाय ठीक है, सर, sir. हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू ऑल ऑफ हैप्पी यू, दिवाली इन एडवांस सर। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। सर अगर कोई डाउट हो तो सर मैं आपको Anyway, मैसेज या कॉल कर एनी सकता टाइम हूँ। एनी टाइम एनी टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। तो बिल्कुल आप ठीक है सर। आराम से मैसेज कर सकते हो, है ना, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको पक्का ओके रिप्लाई, सर। ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू सर।